नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राजस्थान में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्यालयों में पीएम पोषण योजना और 5 वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम और गुजरात में राजकोट कानालूस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी। केंद्र ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव मंजूर किए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, सुरक्षित त्योहार कोविड से लड़ाई में अहम भूमिका निभाएंगे। मुंबई के स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी। दिल्ली में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल फिर खोलने का अंतिम निर्णय त्योहारों के बाद लिया जाएगा। अफगानिस्तान के पूर्व अधिकारियों ने अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में निर्वासन सरकार की घोषणा की। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में जागृति शर्मा के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान सीपेट का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। इन मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इसके लिए विकास की दृष्टि से पिछड़े, सुविधा वंचित और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के 3 चरणों के अंतर्गत पूरे देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर सीपैट की स्थापना की है। ये युवाओं को कुशल तकनीकी पेशेवर बनाने के लिए शिक्षा उपलब्ध कराएगा तथा पेट्रोकेमिकल्स और सहयोगी उद्योगों की जरूरतें पूरी करेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से 54,062 करोड़ रुपए और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 31,733 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग से पीएम पोषण योजना को 5 और वर्ष के लिए जारी रखने का निर्णय किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी दी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम और गुजरात में राजकोट कानालूस रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को भी मंजूरी दी है।
मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम रेलवे लाइन सिंगल लाइन है। 134 किलोमीटर की इस लाइन को 1096 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से डबल किया जाएगा। लाइन की डबलिंग होने से उस क्षेत्र के उद्योगों में, विशेषकर सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन की इंडस्ट्री, प्लस वहां टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज है, उस सब एक्टिविटीज को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और लोगों को फैसिलिटीज बेटर मिलेगी। दूसरा प्रोजेक्ट है गुजरात में राजकोट कानालूस लाइन। 111 किलोमीटर की इस लाइन पे 1080 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इन दोनों प्रकल्पों को आगामी 3 वर्षों में तेजी से कंप्लीट किया जाए। मंत्रिमंडल ने निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी है। इससे अगले 5 वर्षों में बैंकों और निर्यातकों को सहायता मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे ईसीजीसी की क्षमता बढ़कर 88,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। मंत्रिमंडल ने ईसीजीसी लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का भी निर्णय किया है। स्टॉक एक्सचेंज में ईसीजीसी को लिस्टिंग का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। लिस्टिंग होने के बाद अगर एक्सपोर्ट का यही तेजी रही जिस तेजी से आज के दिन हम बढ़ रहे हैं, तो आगे चल के स्टॉक मार्केट से भी इसका सही अनुमानित कीमत हो जाएगी, मार्केट इसको वैल्यू करेगी और हम और फंड रेज कर पाएंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA योजना को जारी रखने और 5 वर्षों के दौरान 1,650 करोड़ रुपए की अनुदान राशि को भी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद DAC ने भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन जरूरतों के लिए 13,165 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें हेलीकॉप्टर, निर्देशित युद्ध सामग्री और रॉकेट गोला बारूद खरीदने के प्रस्ताव शामिल हैं। DAC ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 3,850 करोड़ रुपए की लागत से 25 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टरों की खरीद की स्वीकृति दी है। इस खरीद से परिचालन तैयारियां सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। स्वदेशी डिजाइन और गोला बारूद विकास को बढ़ावा देते हुए DAC ने घरेलू स्रोतों से लगभग 4,962 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल गाइडेड म्यूनिशन TGM और रॉकेट गोला बारूद की खरीद को मंजूरी दी। 4,353 करोड़ रुपए के अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव तथा शमशेरगंज और जहांगीरपुर निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। भवानीपुर सीट से उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका टिब्रेवाल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीजीव बिस्वास को टिकट दिया है। उधर ओडिशा के पुरी में पिपली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। पिछले वर्ष अक्टूबर में बीजू जनता दल के विधायक प्रदीप महारथी के निधन के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 2,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि इस वर्ष सुरक्षित रूप से त्योहारों का आयोजन कोविड महामारी से संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा। श्री पॉल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि समूह में और एक स्थान पर अधिक लोगों के एकत्र होकर त्योहार मनाने से कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा रहेगा। उन्होंने लोगों से घर में रहकर ही त्योहार मनाने की अपील की। पूजा अर्चना हम घर के अंदर ही करें, घर में ही सेलिब्रेट करें, फालतू में बाहर नहीं जाएं, फालतू में बाजारों में जाके रश करेंगे। दिस इज नॉट गुड। लेट दिस क्राइसिस बी ओवर। देयर विल बी मेनी अपॉर्चुनिटीज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल विद द यूजुअल गस्टो, विद द यूजुअल स्पिरिट दैट वी आर ऑल वेल नोन फॉर। सो हमें इस बारी भी मास्क वाली दिवाली, मास्क वाली पूजा ही अरेंज करनी है। और वैक्सीन अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये टाइम अगर निकल जाए, then by the end of the year we should find ourselves much safer. देश में कोविड टीकाकरण 88 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 88 करोड़ 28 लाख वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 59,48,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोरोना महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपूर्ति श्रृंखला केवल लागत पर नहीं बल्कि विश्वास पर भी आधारित होनी चाहिए। उन्होंने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के चौथे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि किन्हीं भी दो अर्थव्यवस्थाओं और लोगों के समूह में ऐसा तालमेल, भाईचारा, विधि सम्मत शासन का सम्मान और वंचित लोगों के प्रति चिंता नहीं है जैसी भारत और अमेरिका में है। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों में बड़ी ताकत बनने के लिए मजबूती वाले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन का प्रयास करना होगा। मुंबई में 4 अक्टूबर से स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त आईएस चहल ने मुंबई में कोविड स्थिति की समीक्षा के बाद सोमवार से मुंबई के सभी स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी। इस संबंध में राज्य सरकार से जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं कक्षा और शहरी क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए 4 अक्टूबर से स्कूल फिर खुल जाएंगे। अगले महीने से मुंबई नगर निगम में भी ऑफलाइन बैठकें शुरू हो जाएंगी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने प्रशासन से अगले महीने से निगम और अन्य समितियों की बैठकें ऑफलाइन आयोजित करने की तैयारी शुरू करने को कहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए फिर से स्कूल खोलने का अंतिम फैसला त्योहारों के बाद लिया जाएगा। कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए श्री बैजल की अध्यक्षता में कल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। श्री बैजल ने विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा के बाद त्योहारों के दौरान संक्रमण से बचने के लिए कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन पर जोर दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिस्तरों, दवाइयों और ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा टीकाकरण की गति और दायरा बढ़ाने के लिए भी कहा गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री सिंह ने एक ट्वीट में बताया कि लंबे समय से जारी किसान आंदोलन पर चर्चा हुई तथा उन्होंने गृह मंत्री से कृषि कानून रद्द कर और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देकर तुरंत इस संकट के समाधान का आग्रह किया। इसके अलावा पंजाब को फसल विविधीकरण में सहयोग देने का भी अनुरोध किया। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार किया। इस महीने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते समय उन्होंने अपने विकल्प खुले रहने की बात कही थी। जाने माने समाजसेवी बिल गेट्स ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। श्री गेट्स ने एक ट्वीट में कहा कि डिजिटल बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे से सेवाओं तक समान और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होगी तथा भारत स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की सराहना के लिए श्री गेट्स का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग है और भारत इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राजस्थान में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्यालयों में पीएम पोषण योजना और 5 वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम और गुजरात में राजकोट कानालूस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी। केंद्र ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव मंजूर किए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, सुरक्षित त्योहार कोविड से लड़ाई में अहम भूमिका निभाएंगे। मुंबई के स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी। दिल्ली में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल फिर खोलने का अंतिम निर्णय त्योहारों के बाद लिया जाएगा। अफगानिस्तान के पूर्व अधिकारियों ने अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में निर्वासन सरकार की घोषणा की
और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। अफगानिस्तान में पिछले महीने तालिबान के सत्ता हथियाने के बाद देश छोड़कर चले गए पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि अफगानिस्तान सरकार निर्वासन में जारी रहेगी। इस सरकार का नेतृत्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह करेंगे। स्विट्जरलैंड में अफगान दूतावास के वक्तव्य में बताया गया है कि अफगानिस्तान का इस्लामी गणतंत्र ही अफगानिस्तान की वैध सरकार है जो लोगों के वोटों से निर्वाचित होकर बनी है और कोई अन्य सरकार इसकी जगह नहीं ले सकती। वक्तव्य में कहा गया है कि देश के वरिष्ठ लोगों से परामर्श के बाद निर्वासित सरकार की घोषणा का निर्णय लिया गया। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि अशरफ गनी के देश छोड़कर चले जाने के बाद उनके पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश का नेतृत्व करेंगे। वक्तव्य में अहमद मसूद के नेतृत्व वाले तालिबान विरोधी मोर्चे के समर्थन की घोषणा की गई है और कहा गया है कि अफगानिस्तान के सभी दूतावास और वाणिज्य दूतावास सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए। बेंगलोर ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 153 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। फुटबॉल क्लब गोवा ने कल कोलकाता में दूसरे सेमीफाइनल में बेंगलुरु एफसी को सडन डेथ टाई ब्रेकर में 7-6 से हराकर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश किया। दोनों टीमें अतिरिक्त समय के बाद 2-2 से बराबरी पर थीं। रविवार को फाइनल में फुटबॉल क्लब गोवा का मुकाबला मोहम्मडन स्पोर्टिंग से होगा। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ये 130वां संस्करण है। 5वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 21 से 27 अक्टूबर तक हरियाणा के हिसार में आयोजित की जाएगी। भारतीय बॉक्सिंग परिसंघ ने ये घोषणा की है। प्रतियोगिता में संशोधित 12 भार वर्गों में स्पर्धाएं आयोजित होंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में खराब सड़कों के निर्माण पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया कि मरम्मत कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि मरम्मत कार्य में कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के साथ साथ संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री ठाकरे ने कहा कि काम के लिए एक योजना तैयार करने की जरूरत है और नई तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन निर्माण की गुणवत्ता की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करे। श्री पवार ने बताया कि सड़कों के लिए बजटीय आवंटन का 50% अगले महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक लेकर आता है। ओडिशा के वर्तमान नुआपाड़ा जिले में तत्कालीन खरियार एस्टेट का क्षेत्र शामिल है। अंग्रेजों के साथ
आजादी के संघर्ष में खरियार स्टेट हमेशा से सक्रिय रहा। 30 सितंबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खरियार स्टेट के लोग एकजुट हुए और काश्तकारों पर कर लगाने का 1826 में जब खरियार राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, संबलपुर क्षेत्र के वीर सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों को मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने खरियार के लोगों को सुरेंद्र साई का समर्थन करना बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ाई में सुरेंद्र साई का साथ दिया। खरियार क्षेत्र के लोगों ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1930 में आज ही के दिन खरियार राज्य के लोगों ने सलिहागढ़ गांव में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें 700 से अधिक लोग आए। उन सब की महत्वाकांक्षा एक ही थी, कर न देने और कर लगाने के खिलाफ विद्रोह करने का प्रस्ताव बैठक में पारित किया गया। इतिहास में इस घटना को सलिहा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस सलिहागढ़ पहुंची, जहां बैठक चल रही थी। पुलिस ने अचानक आंदोलनकारियों को घेर लिया, उन पर लाठीचार्ज किया और निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी। सलियागढ़ और आसपास के गांवों में केजूदास बाबा, रामलाल देवंगन, गौड़ा राय जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल ले जाया गया। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर खरियार में कई बैठकें हुई। खरियार में भारत छोड़ो आंदोलन उग्र रूप से चलाया गया था और ब्रिटिश राज के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण गुजरात के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र गहन होकर चक्रवात का रूप ले लेगा। मछुआरों को कहा गया है कि वे 2 अक्टूबर तक अरब सागर में न जाएं। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज बादल छाए रहेंगे। चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, जम्मू और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
जागृति, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद प्रियंका। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने को राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, अब नर्सरी से मिलेगा बच्चों को पौष्टिक खाना। पहले से चल रही मध्याह्न भोजन योजना इसमें समाहित। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री के हवाले से लिखा है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी नहीं। कांग्रेस में जारी उठापटक पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आंदोलित अमरिंदर अब किसानों के सहारे टटोल रहे सियासी दांव। गृहमंत्री अमित शाह से मिले अमरिंदर, कहा कृषि कानून पर चर्चा की। जनसत्ता लिखता है, सिद्धू झुकने को तैयार नहीं, चन्नी बातचीत के लिए राजी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पंजाब से उठा धुआं, पूरी कांग्रेस पर छाया। सिब्बल ने उठाए सवाल, पार्टी बैठक बुलाने की मांग की। हरिभूमि ने बताया है, उच्चतम न्यायालय ने आतिशबाजी से अस्थमा के मरीजों और बच्चों को लेकर चिंता जताई। न्यायालय ने कहा, हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अस्थमा के मरीजों और बच्चों से पूछिए तकलीफ क्या होती है। महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत। अमर उजाला ने जानकारी दी है, सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को और 6 महीने यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर से गिरफ्तार आतंकी ने खोली पाकिस्तान की पोल, कबूलनामे का वीडियो जारी। पाकिस्तानी आतंकी उड़ी जैसा हमला करने आया था, लश्कर के कैंप में ली थी ट्रेनिंग। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, आतंकी ने मां के पास वापस भेजने की लगाई गुहार, कहा भारतीय सेना बहुत अच्छी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राजस्थान में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्यालयों में पीएम पोषण योजना और 5 वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम और गुजरात में राजकोट कानालूस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी। केंद्र ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति दी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव मंजूर किए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, सुरक्षित त्योहार कोविड से संघर्ष में अहम भूमिका निभाएंगे। मुंबई के स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।